इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। सबसे पहले तो ऑडियंस को हम लोग थैंक यू कहना चाहेंगे। पिछले वीडियो का बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पॉन्स था, काफ़ी व्यूज़ आए और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कमेंट्स आए उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। आपके कमेंट्स बहुत ही इनकरेजिंग थे, पॉजिटिव थे और एज़ यूजुअल उनसे हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओवरवेलम थे क्योंकि 3-4 महीनों के बाद में किया था और आपका रिस्पांस, आपका जो कमेंट्स थे वो बहुत इमोशनल करते हैं हमको, तो हम पूरी और शिद्दत के साथ में इस पर अच्छे से काम करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है जो पिछली बार भूल गए थे शुरुआत में, कि आपको एपिसोड और चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि जैसे ही एपिसोड रिलीज़ हो आपको खबर मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमको बहुत इनकरेजमेंट मिलता है और आपके जो फ्रेंड्स होंगे, वेल विशर्स होंगे, उनका भी फ़ायदा होगा। तो ये बात हो गई पिछले एपिसोड की। तो इस एपिसोड के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है फ्लेक्सी कैप्स रिलेटेड। और हो सकता है कि हम लोग को 1-2 एपिसोड और बनाने पड़े क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। तो जैसे हम लोग स्टडी कर रहे थे इसको, तो देखा कि एयूएम पूरी इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा हो गया है, बट फ्लेक्सी कैप में लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट आया है। स्पेशली कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, 2 स्कीम्स हैं जो हम लोग अभी मेन डिस्कस करेंगे। ऐसा लग रहा है काफ़ी एयूएम तो सिर्फ यही 2 स्कीम्स उस पे मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात शुरू करते हैं। एक तो फ्लेक्सी कैप में बहुत, जैसा तुमने कहा कि इंटरेस्ट आया, अब समझो कि इस कैटेगरी में करीब 5 लाख करोड़ से ऊपर का एयूएम है। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि केवल 2 एएमसीज यानी एचडीएफसी और पराग पारिक मिला के 50% है, 2.5 लाख करोड़। वैसे लगभग 45 के अराउंड स्कीम्स हैं इसमें, इन 2 ने ही 50% दे रखा है, 1-1 लाख करोड़ से ऊपर है, दोनों मिलाते हैं तो 2.5 लाख करोड़ हो रहा है। तो एक तो ये समझने की जरूरत है, और उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है एयूएम वाइज पराग पारिक, उसने उस तरह से काम अच्छा नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है एक तो पॉइंट वो है, इसमें 2-3 एपिसोड बनेंगे, एक में नहीं हो पाएगा। दूसरा, फिर जो अच्छी स्कीम्स हैं इस कैटेगरी की वो ढूंढनी पड़ेंगी, वो में भी सेकेंड एपिसोड हो। और उसके बाद क्या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ट्रूली फ्लेक्सी कैप है या अपनी शाइन खो रही है, वर्सेस एटलीस्ट 1 और 2 अदर कैटेगरीज, मल्टी एसेट या मल्टी कैप, वो कम से कम तीसरा एपिसोड बनेगा। ये एक बैकग्राउंड बन रही है फ्लेक्सी कैप की। अब वापस इस एपिसोड पे आ जाते हैं। तो अगर मैं पराग पारिक को, भाई एयूएम क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि अच्छा काम कर रहा होगा, तो लोगों ने पैसे डालने शुरू किए और वो बढ़ के 1,40,000 करोड़ से ऊपर हो गया। पिछले 3 सालों में क्या हुआ, इसको जरा एक बार तुम अपने हिसाब से बताओगे, फिर मैं भी ऐड करता हूँ। तो जैसे बैकग्राउंड सेट करते हैं कि फ्लेक्सी कैप इनफैक्ट पिछले 2-3 साल थोड़े चैलेंजिंग रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, फॉर वन रीजन और अनदर। और दोनों स्कीम्स ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। यस, अच्छे रिटर्न्स आए हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट पीरियड रहा है। फ्लेक्सी कैप्स ऐसा लग रहा था कि पोजीशन बेटर है चेंजिंग मार्केट कंडीशंस को टैकल करने के लिए, कि अगर लार्ज कैप चलेगा तो लार्ज कैप में चले जाएंगे, मिड कैप चलेगा तो मिड कैप में चले जाएंगे। और ये दोनों स्कीम्स अच्छी परफॉर्म कर रही थी। 3 साल पहले की बात करें तो रफली दोनों बराबर थी। दोनों अराउंड 37-36,000 करोड़ का एयूएम था, राइट। बट आज वो पोजीशन काफी डिफरेंट है। आज पराग पारिक 1.4, मतलब तुम ये कह रहे हो कि 3 साल पहले दोनों का एयूएम लगभग बराबर था। यस, दोनों बराबर की थी स्कीम्स, ठीक है। लेकिन पराग पारिक आउट परफॉर्म कर रही थी एचडीएफसी को, और लोगों का कन्विक्शन भी आया। और पराग पारिक एज वी नो, डिस्पाइट ऑल साइड एंड नन, बहुत अच्छी एएमसी है। तो इस वजह से उसमें अगर हम लोग ईयर बाय ईयर ट्रैक करेंगे कि कैसे एयूएम बढ़ा, तो उसमें बहुत रैपिडली एकदम से उनके पास एयूएम इंक्रीज हुआ। आज करीब 1.5 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़ पराग पारिक है, और एचडीएफसी 1 लाख करोड़ है, जो दोनों बराबर थी। आज 1.5 का डिफरेंस है, राइट। ओके।
क्या वजह लगती है? कई वजह होंगी, बट क्या पहली वजह तुमको लगती है जिस वजह से, क्या ये केवल एयूएम की वजह से पराग पारिक की परफॉर्मेंस खराब हुई है? एक आध क्वेश्चन आते थे पहले ये यस यस कि क्या एयूएम बढ़ गया है तो निकल जाए, हाँ हाँ हाँ, या और भी रीजंस है? कई रीजंस हैं और जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, बट दोनों का नेचर एक्चुअली में काफी डिफरेंट है। तो फ्लेक्सी कैप और इस तरह की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें हम लोग, जैसे हम लोग किसी और एपिसोड में बात करेंगे, जो मल्टी एसेट वाली कैटेगरी होती है, तो एक लार्ज कैप दूसरी लार्ज कैप स्कीम से सिमिलर होगी, बट जरूरी नहीं कि एक फ्लेक्सी कैप स्कीम दूसरी फ्लेक्सी कैप स्कीम से नेचर में सिमिलर हो। तो इसलिए यहाँ पे एक एडवाइजर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो कहने के लिए एचडीएफसी और पराग पारिक दोनों फ्लेक्सी कैप हैं, बट पराग पारिक का जो नेचर है वो लॉन्ग टर्म बेट लेते हैं। तो इस वजह से कई बार शॉर्ट टर्म में उनके रिटर्न्स थोड़े से डाउन चले जाते हैं, और ये हम लोग ने जब उनकी होल्डिंग्स को स्टडी किया तब हम लोग ने नोटिस किया। तो कई ऐसी स्टॉक्स थे जो एपरेंटली गिर रहे हैं और ये उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, विच वुड मेक लाइक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे क्यों। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आईटीसी, इनफैक्ट इंडियन आईटी, जिसके लिए हम लोग भी बहुत बुलिश नहीं है, और पराग पारिक उसमें होल्डिंग बढ़ा रहा है। स्टूपिड तो नहीं है, इंटेलिजेंट है। इसी तरह से उन्होंने पहले भी इसी तरह से काम किया। तो जब रिटर्न आते हैं तो वो लॉन्ग पीरियड में रिटर्न आते हैं। तो इनहेरेंट नेचर इनका है कि जिसका वैल्यूएशन कम होगा हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन तो ये है। सबसे बड़ा रीजन ये। अब इसमें जैसे जो डेटा मेरे सामने दिख रहा है, बाकी तो ठीक है कि भाई जो साइज जैसे तुमने बताया, बीच में फंड मैनेजर भी एचडीएफसी का चेंज हुआ। हम ये नहीं करेंगे कि चेंज होने से बढ़ गया या नहीं बढ़ा, या आगे थोड़ी चेंज तो होती है, बट थोड़ी स्टाइल तो चेंज हो गई है। अब जैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दोनों लीडिंग है। तो अब जैसे पोर्टफोलियो का पी है, एचडीएफसी का 23 से ऊपर है और इनका कुछ 18 के आसपास है। तो इसका मतलब ये कि पी के फ्रंट पे तो ये बेटर काम कर रहे हैं पराग पारिक। कई फैक्टर हैं, एक नहीं है। उसी तरीके से पोर्टफोलियो टर्नओवर की अगर बात करें तो एचडीएफसी का 26 से ऊपर है, इनका 18.8 है। यानी कि ये उतनी तेजी से चर्निंग बोलो या उठा पटक बोलो नहीं कर रहे हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं। और इसके दो चीजें हो सकती हैं। एक है कि इन्होंने लिया स्टॉक, उसमें कन्विक्शन है। दूसरा उसका देखने का तरीका हो सकता है कि जो मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, और वो उसलिए वहां पे स्टडी करनी पड़ती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या रिस्पॉन्ड धीरे कर रहे हैं या इनका कन्विक्शन है उन स्टॉक्स में। तो मैं ऑडियंस के एंगल से भी कहूंगा कि ये केवल दो स्कीम्स का कंपैरिजन नहीं है, ये एक बिल्कुल केस स्टडी जैसी चीज है, डॉक्यूमेंट्री जैसी चीज है कि दो फंड, दोनों अच्छे फंड 1-1 लाख करोड़ से ऊपर लेके बैठे हुए हैं। अब ये टाइम बताएगा, 3 साल भी इक्विटी के एंगल से बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, मुझे लगता है 1-2 साल के बाद में पता चलेगा। अभी तो हम इन मिडिल ऑफ साइकिल है। तो अब ये पोर्टफोलियो टर्नओवर कम हुआ या पी कम हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अभी एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एक निकल के आ रहा है। अब उसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि साहब जैसे ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के हिसाब से, तो एचडीएफसी के रिटर्न बेटर आ रहे हैं, करेक्ट, पराग पारिक के कम निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न वाइज यस, तो एचडीएफसी ने बेटर परफॉर्म, क्योंकि एक इन्वेस्टर सोचता है कि चलो मान लिया पराग पारिक को कंजर्वेटिव मान लिया, कि कंजर्वेटिव है, बट कंजर्वेटिव से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गिरते हुए मार्केट में थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा अग्रेसिव से, और यहाँ पे पिछले साल में ये नहीं हुआ। तो उस इन्वेस्टर को धक्का लगेगा, जब तुम कंजर्वेटिव हो तो अग्रेसिव से खराब रिटर्न क्यों आ रहे हैं। बट उसका डीपर रीजन है जो भी डिस्कस करते हैं। अब उस रीजन को फर्दर फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, तो ढूंढने की ही प्रोसेस में है ताकि ऑडियंस प्रॉपरली एजुकेट हो। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि भाई पी रेशियो की, तो एचडीएफसी का ज़्यादा और पराग पारिक का कम है, ठीक है, अच्छी बात है। शार्पी रेशियो की बात करें, देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न वाइज तो अलग बात हो गई, किसी ने 12 दिए, किसी ने 8 दिए, एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन उससे पूरी पोजीशन क्लियर नहीं होती
क्योंकि केवल अल्फा की बात नहीं हो रही है, बेंचमार्क को इतने से बीट किया तो अल्फा इतना हो गया, और कम बीट किया तो अल्फा इतना हो गया। फिर ये भी देखना पड़ेगा उस स्कीम का बीटा क्या है। अगर कोई 1.9 1.1 कर रहा है तो वो फिर थोड़ा सा वोलेटिलिटी में भी ऊपर भी जाएगा और नीचे आएगा, और अगर बीटा में कम है, जैसे कि ये 0.6 का बीटा है पारस्परिक का, तो कम जाएगा। तो 0.6 का बीटा, एक मिनट के लिए रिवाइज करने के लिए, मतलब हुआ कि जो भी बेंचमार्क है, और नॉर्मली फ्लेक्सी कैप स्कीम्स निफ्टी 500 या बीएसई का 500 लेती हैं, तो इसका मतलब वो ये उनसे ज़्यादा सेफ हैं। ऐसे स्टॉक्स को उठा रहे हैं जिसमें कि मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क कम है, तो इट इज पॉसिबल कि वैल्यूएशन उनका डाउन है क्या? ये मतलब हुआ बीटा लो बीटा का मतलब ये हुआ लो बीटा का। सिंपल अभी बात कर रहा हूं कि मार्केट गिरा, समझो बेंचमार्क गिरा निफ्टी 500, ये 0.6 है, तो अगर वो 1% से गिरा तो इनको 0.6% ही करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बीटा कम है, अगर वो बढ़ा तो ये बढ़ेंगे भी कम, यानी कि बढ़ते मार्केट में ये परफॉर्मेंस इनकी वीकर दिखाई पड़ेगी। अब अल्फा बीटा एसडी तीनों को जोड़ दीजिए और तीनों को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं कीजिए तो शार्पी पे आ जाइए। वो एक रेशियो है, एक आम ऑडियंस के हिसाब से वो सबसे अच्छा है देखने में। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं तो शार्पी एचडीएफसी का 0.76 है और इनका 0.71 है, तो लगभग बराबर है, थोड़ा सा ही कमजोर है पारस्परिक, यानी रिटर्न जितने कमजोर दिख रहे हैं शार्पी उतना कमजोर नहीं दिख रहा है। ये मार्केट की साइकिल की वजह है कि बाकी भी सेक्टर की बात करेंगे, बट साइकिल है, तो शार्पी के रेशियो पे बहुत कमजोर पारस्परिक नहीं दिख रहा है। ये एक चीज निकल के आ रही है। अब इसमें मुझे तुमसे जो पूछना है, थोड़ा सा जो इन्होंने सेक्टर वाइज बात की है, तो सेक्टर के हिसाब से जरा मेरे को ओपिनियन दो। ये सेक्टर एक्सपोजर की शीट दिख रही है, ऑडियंस को भी दिख रही होगी। जैसे इन्होंने एचडीएफसी बैंकिंग और फाइनेंशियल, जो कि एक आज की डेट में ठीक सेक्टर दिख रहा है, एचडीएफसी 36% है, ये 27.7 है, बहुत फर्क नहीं है। पावर एंड एनर्जी में एचडीएफसी 2.5 है और पारस्परिक 13 है, यहाँ तो बेटर लग रहा है, पावर एंड एनर्जी की बात हो रही है। हेल्थ केयर में एचडीएफसी 11% है और पारस्परिक 4.7 है, अब यहाँ पे एचडीएफसी बेटर लग रहा है। yes. इंफ्रा कैपिटल गुड्स में एचडीएफसी 6.3 है और ये 0.4 है, डिफरेंस में ऑलमोस्ट दोनों बराबर है। तो इतनी सेक्टर में, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल होएगी, इतनी सेक्टर एनालिसिस के बेसिस पे क्या लगता है कि कहीं गलती की पारस्परिक ने, या भाई फंड मैनेजर की कॉल थी? आई गेस टू सम एक्सटेंट फंड मैनेजर की कॉल थी, बट कुछ में जैसे हम लोग देखेंगे कैसे इनकी होल्डिंग्स चेंज हुई हैं, तो कुछ होल्डिंग्स ही अपनी चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ में आ रहे हैं तो एक्सपोजर कम ले रहे हैं, और कुछ में एक्चुअली में इन्होंने चेंज किया। जैसे हम लोग फ्लेक्सी कैप से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एजाइल रहेंगे, जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होंगी उसको रीड करेंगे, उस हिसाब से लेंगे। तो कुछ जगह हम लोगों ने देखा है कि एचडीएफसी ज़्यादा एजाइल रहा है एक्चुअली में, और ये थोड़ा सा ये लेट रहे हैं। जैसे हम लोग बजाज को देखें तो बजाज ने जब इन्होंने काफ़ी उसमें होल्डिंग रखी, लेकिन जब रिटर्न्स उसमें कम होने शुरू हुए तो इन्होंने धीरे धीरे उसमें कम करना शुरू किया। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं या कुछ कंपनीज ऐसी हैं, जैसे हम लोग कोल इंडिया, पावर ग्रिड, आईटीसी ये देख रहे हैं, तो इन्होंने होल्ड किया और होल्ड करते जा रहे हैं। पावर ग्रिड गिर रहा है, ये तब भी होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी ये जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच हो, इनको लग रहा हो कि आगे वो रिटर्न देगी, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि पावर ग्रिड ओवर वैल्यू हो गया है, कुछ लोग ये कहेंगे कि वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, अभी डेटा सेंटर्स बनेंगे तो सबसे हर चीज़ का बॉटल नेक क्या होता है, उसका बॉटल नेक है कंप्यूट, बॉटल नेक है इलेक्ट्रिसिटी, तो हो सकता है पावर ग्रिड आगे अच्छे रिटर्न दे। तो यस, कुछ जगह ये थोड़े से लेट रहे हैं, कुछ जगह ये भी रहा है कि इन्होंने कंपनीज ढूंढी हैं बट उसमें एक्सपोजर कम लिया। ऐसा नहीं कि मिड कैप में ये नहीं गए, बट एक्सपोजर कम लिया। बट कुछ जगह इनकी जो अप्रोच है, इनहेरेंट अप्रोच है, उस वजह से ये डिफरेंस देखने में मिल रहा है। आपको क्या लगता है?
इसको मैं उस ढंग से इक्वेट कर रहा हूँ जो अभी हम लोग 2-3 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे। अभी अगर 3 महीने या 6 महीने पहले की बात करें, जब वो एंथ्रोपिक एकदम से तेजी से आया, एकदम से एंथ्रोपिक आ गया और लगा सब खत्म हो गया, और उस वक्त जो है ओपन एआई की काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि बाकी सब तो ठीक है भाई, दुनिया बदल रहे हो लेकिन खुद तो कमा नहीं रहे हो, कितने दिन चलोगे। वो एआई बबल हो रहा है, एआई वैल्यूएशन हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, कई फ्रंट पे, ये थोड़ा टॉपिक ओपन एआई पे और एंथ्रोपिक पे चला जा रहा है, कई फ्रंट पे वो चीज़ों को आउटसोर्स कर रखा था ओपन एआई ने, चैट जीपीटी ने, और उसकी कॉस्ट आ रही थी। तो यानी आप जो अपना काम कर रहे हो वो तो 20% है या 25% है एग्जाम्पल के लिए, बाकी 75% आप बाहर से काम करा रहे थे। तो जो आप रेवेन्यू पा रहे थे उसका सब्सटेंशियल पोर्शन तो दूसरे कमा रहे थे। फिर उन्होंने इन हाउस उस पर काम किया एंड दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी। अब जिस वक्त आप पैसे खर्च करोगे तो उस वक्त तो प्रेशर में आ जाओगे ना, आपके प्रॉफिट कम होंगे या लॉस दिखाई पड़ेगा। फिर उसके प्रॉफिट आने शुरू होते हैं। तो कुछ कुछ वैसी ही चीज़ हो रही है। इनको लग रहा आईटी, सबको लग रहा भाई आईटी दबाव में, इनको लगता नहीं आईटी तो हम बढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि अब जितना गिर गए हैं वहाँ से अच्छा पॉइंट हो रहा है, अभी उनकी कॉल है। या इसी तरह के जो और सेक्टर्स हैं, तो ये भी एक, जो तूने पूछा कि उसका क्या लगता है मेरे को, तो ये भी एक एंगल हो सकता है कि इनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो। सही है गलत है वो तो टाइम बताएगा। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच का मतलब ही यही है। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच का मतलब ही वही है। अब जब पूरी साइकिल चल लेती है और 5 साल 8 साल के बाद में लगता है अरे भाई इस फंड ने बहुत अच्छा काम किया, तब तो हम बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, देखो उसने उस वक्त भी ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ली। लेकिन जब वो जो जिस साइकिल में चल रही होती है और लॉस आ रहा होता है तो हमको एज एन इन्वेस्टर लगता है अरे भाई इससे निकले उधर चले जाएं, उससे निकले इधर चले जाएं। ये मोमेंटम नहीं चेस कर रहे हैं, ये मोमेंटम नहीं चेस कर रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा है। दूसरा क्या लग रहा है कि जिसपे हम लोग सेपरेट एक एपिसोड बनाएंगे ही बनाएंगे, फ्लेक्सी कैप का मतलब ही था, तभी तो रेगुलेटर ने छोड़ दिया था। बट अभी इन दो की बात करते हैं। अगले एपिसोड में हम जो इसके इस कैटेगरी के टॉप 5 हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों ने तो लार्ज कैप को ही पकड़ के बैठ गए। HDFC 86 और ये 89.9, ये तो लार्ज कैप फंड बन गया। हाँ, चूंकि कंपैरिजन HDFC से कर रहे हैं तो वो मिड कैप में 10.6 है, ये 8.7 है, वो स्मॉल कैप में 3 है, ये 1.4 है। और इधर पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप पे बस ज़्यादा रहा है। अब अगर यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप की रैली चल गई अगले 6-8 महीने तो और दुख का कारण हो जाएगा पराग पारिक के लिए। लेकिन अभी जैसे मैं एक एनालिसिस कर रहा था इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो जब मैं उसको देख रहा था कि भाई अगर 1 साल 2 साल 3 साल से कम की तो कोई बात करनी नहीं चाहिए, तो एक डिफरेंट व्यू बन रहा था। अभी मैं कहूँ 10 साल तो एक अलग व्यू बन रहा था। तो हो सकता है कि इनका जो विज़न हो वो 10 साल वाला ही हो। भाई आप पैसे डालो मिस्टर इन्वेस्टर और अब अपना काम करो जाके ना, हमको करने दो, 10 साल बाद बात करेंगे। ये भी हो सकता है, विच इज़ नॉट गलत। लेकिन आम इन्वेस्टर कहता है 10 साल क्या होता है, वो 6 महीने में 3 महीने में, तुम पहले क्वार्टाइल में नहीं रहे, तुम दूसरे क्वार्टाइल में नहीं रहे, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो ये मोमेंटम में नहीं है, सिक्लिकल में नहीं है, और ये मिड कैप स्मॉल कैप में भी नहीं है। अदरवाइज तो जैसे मल्टी कैप कहता है 25-25-25, तो कम से कम 15-20% तो होने चाहिए थे स्मॉल कैप में, होने चाहिए थे। हम कह नहीं रहे हैं, मतलब जो आम इन्वेस्टर उम्मीद करता है वही दोनों ही नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एंगल फ्लैक्सी कैप का पर्पस डिफीट हो रहा है, which may be good for the scheme, which may not be good for the scheme, but कैटेगरी अपनी फ्लैक्सी कैप की शाइन तो खो रही है विज़ मल्टी एसेट और मल्टी कैप, विच विल डिस्कस मे बी नेक्स्ट एपिसोड या शायद उसके बाद के एपिसोड में। तो वो थोड़ा सा एक, वो भी एक एंगल है जो लार्ज कैप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ गए हैं। करेक्ट। एक वो भी था कि जो इनका फॉरेन में जो होल्डिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो चैलेंज था इनके सामने। वो चैलेंज था, वो चैलेंज है भी इनके सामने। हाँ, उसमें देखिए हुआ क्या कि जब शुरुआत में इन्होंने किया तो शायद मे बी ये पैनियर्स थे कि
अपनी फ्लैक्सी कैप स्कीम में फॉरेन के स्टॉक्स ले रहे थे, और जो इन्होंने अप्रूवल ली होगी वो शायद 30% तक की थी, और 20% के आसपास तो पहुंच भी गए थे, और ऑल ऑफ सडन वो एक रेगुलेशन आ गया रेगुलेटर का कि $7 बिलियन से ज़्यादा आप स्टॉक्स ले नहीं सकते इंडस्ट्री एज ए होल, तो इनको भी रोकना पड़ा। और उस पीरियड में शायद फॉरेन स्टॉक्स चल रहे होंगे तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी, और फिर वो रुक गया। वो नहीं रुका होता तो शायद बेटर होती, शायद। तो वो भी एक रीज़न रहा। तो अब अगर इसको थोड़ा सा पूरी तरह से कंक्लूड करने की हम डिस्कशन को करें, एक तो ये जो अभी इंटरनेशनल वाली बात हमने की, एक थोड़ा सा ये डिफेंसिव और लो बीटा पे है, तो वो एक एंगल रहा। एक ये कुछ 12-13% कैश पे बैठे हुए हैं, क्योंकि HDFC शायद 3% के आसपास पे है। तो इन्होंने पैसे नहीं डाले, उन्होंने डाले, उसने कमाए। भाई 12% बहुत होता है। 1,40,000 44,000 करोड़ का 12% मतलब करीब करीब 20,000 करोड़ रुपये नहीं डाले इन्होंने, लगभग। तो वो तो कहीं ना कहीं ड्रैग लेगा। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हो मार्केट गिरा है, ये अपने टाइम से डालेंगे तो आपको बढ़ा दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी क्यों कम परफॉर्मेंस रही, उसमें ये भी एक रीज़न इनका निकल के आया है। कुछ थीम वाइज, जैसे आईटी की तुमने बात बोली, आईटीसी स्टॉक्स की बात बोली, वो भी एक एंगल रहा कि अब आईटी तो गिर रहा है और ये निकले नहीं, या इन्होंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मोमेंटम के हिसाब से अपने को चेंज नहीं किया। वी आर नो वन टू से कि गलत हुआ है सही हुआ, हम तो एनालाइज कर रहे हैं। आईटी की कॉल इनकी गलत हो जाए, हु नोस, बट द पॉइंट इज कि हमें इनकी फिलॉसफी समझ में आ रही है कि क्या है। फिलॉसफी समझ आ रही है कि जिस वजह से ये गिरे। कोई कमेंट हमारे साइड से बिल्कुल नहीं है। इसके बेसिस पे आप पराग पारिक में HDFC में इन्वेस्ट कर दें, निकल जाएं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो करना है आप और आपके जो मैनेजर, आपके एडवाइजर साहब हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे बात करें। हम दोनों को एक तरीके से उधेड़ बुन करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 5-6 रीजन लगे हैं जिस वजह से इनकी परफॉर्मेंस 3 साल की गड़बड़ गई है। कंक्लूडिंग रिमार्क हमारी तरफ से यही है कि पराग पारिक ने कोई वीक फंड नहीं हो गया है, ये अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ सम कॉशियस ग्लोबली डाइवर्सिफाइड वैल्यू डिसिप्लिन पोर्टफोलियो की अप्रोच से। ये रीज़न ही निकल के आ रहे हैं। अभी चूंकि हमने HDFC से कंपेयर किया तो ये समझ में आ रहा है, और 2 फंड हैं, दोनों मिला के 50% हो रहे हैं। तो ये रीज़न समझ में आ रहे हैं। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है, कैश पे बैठे हैं, मोमेंटम के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं जा रहे हैं, बट वो फंड मैनेजर की अपनी कॉल है। इसकी बेसिस पे आप लोग समझें, और आपको एपिसोड अच्छा लगा हो या आपके अदरवाइज कमेंट्स हो तो प्लीज़ जरूर भेजें। हम कोशिश करेंगे उनको भी स्टडी करने की। एज यूजुअल हम लोग जो कहते हैं ना कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपने भेजते रहा करिए, हम लोग आगे के एपिसोड में टेकअप करेंगे। इनफैक्ट हम लोग तो वो भी सोच रहे थे कि अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो हमारी ऑडियंस चाहती है कि हम कवर करें, मार्केट से रिलेटेड इन जनरल, तो वो भी कर सकते हैं, और हम लोग उनको भी टॉपिक को स्टडी कर। जैसे राहुल ने कहा कि आप लिखिए कि और किन टॉपिक पे हम बना के दें आपको, तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा कि आपकी डिमांड है और हम उसको बना के दें। ये एक तरह से निकल के आ रहा है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि आगे के हिसाब से पराग पारिक कैसे लग रहा है, और जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं इस कैटेगरी के वो कैसे लग रहे हैं। तो अगला एपिसोड जरूर देखें, और उसके बाद के एपिसोड में डिस्कस करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वर्सेस जो कंपटीशन में कैटेगरी है मल्टी एसेट वगैरह, वो कैसी लग रहे हैं। तो प्लीज़ वॉच करें आगे के एपिसोड। ओके, थैंक यू।